गुड इवनिंग बच्चों, ठीक हो? सब कुछ ठीक ठाक है। आज हम लोग ग्रेविटेशन क्लास 9 का टॉप एक्सप्लेनेशन का टॉपिक नंबर 8 देखने वाले हैं। टॉपिक 7 में हम लोगों ने देखा कि डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकलता है, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। और आज अब हम लोग देखेंगे अच्छा रिलेटिव डेंसिटी का एप्लीकेशन क्या है, डेंसिटी का क्या एप्लीकेशन है, और डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक नंबर 7 में देखा है ग्रेविटेशन क्लास 9 में। आज अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन क्लास 9 का टॉपिक नंबर 8, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो आप जाकर सबसे पहले आप सारे वीडियोस को देखिए। ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक 1 से देखिए, और भी सारे चैप्टर्स उसमें मैथ साइंस के किए गए हैं, 9 के 10 के प्लेलिस्ट पे आप जाइए, बहुत सारी चीजें आपको काम की आपकी मिलेगी। तो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग देखें ग्रेविटेशन क्लास 9 टॉप एक्सप्लेनेशन टॉपिक नंबर 8 से स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक नंबर 8 ग्रेविटेशन का। तो उस दिन हम लोग लास्ट टॉपिक में देखे थे डेंसिटी और ग्रेविटी, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो चलिए आज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से ही। दिया हुआ है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, मान लो 7600 kg पर मीटर क्यूब। ये सिर्फ अप्रॉक्स हम वैल्यू लिए, कोई जरूरी नहीं कि सिल्वर का इतना यही हम वैल्यू ले लिए अप्रॉक्स। ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है 7.8, और ये कहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। तो हम अभी फॉर्मूला आप लोगों को पिछले टॉपिक में आप लोगों ने क्या देखा था, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस में कौन सा है, सब्सटेंस में है सिल्वर है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 7.8, डेंसिटी ऑफ सिल्वर हम लोगों को नहीं पता है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। वाटर का डेंसिटी होता है, तो वाटर का डेंसिटी आप लोग पिछले टॉपिक में देख चुके हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका इससे इंटू कर दीजिए, 7.8 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया, ये निकल जाएगा, क्या निकलेगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये 0 कैंसल, 7800 kg पर मीटर क्यूब। ये जो आएगा ये क्या आएगा, ये डेंसिटी आएगा सिल्वर का। ठीक है, ये आया डेंसिटी ऑफ सिल्वर। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, ये जो डेंसिटी इसमें हम लिखे हैं रिलेटिव डेंसिटी, हम अपने मन से ले लिए हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट डेंसिटी सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी क्या है वो आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, इस तरह से हम लोग डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया। आप चलिए इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, अ पीस ऑफ स्टील, आप लोग लिखिए भी, इस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, आप लिखते भी चलिए। अ पीस ऑफ स्टील हैज a volume of 12 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास दिया हुआ है, मास ऑफ 96 ग्राम। What is the density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड में दिया हुआ है इन केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या क्या गिवन है देख लो। लिखा हुआ पीस ऑफ स्टील हैज अ वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है, ग्राम मतलब मास दिया हुआ है 96 ग्राम।
तो डेंसिटी सबसे पहले लिखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। अब यहां पर जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, ग्राम में दिया हुआ 96 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 8 जा 96, तो ये हो गया 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा ठीक, ये तो हो गया 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कहा है केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, तो केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, याद है आप लोगों को, हम कल भी बताए थे कि केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8000 केजी पर मीटर क्यूब। कैसे आया है, कोई चीज यदि किसी को भी डाउट है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, आप लोग हमारे, आप उसमें देख सकते हैं कि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब में या केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करने के लिए हम बताए थे, याद है। यहाँ शॉर्ट में हम बता देते हैं, आप नोट कर लो। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से आपको यदि केजी पर मीटर क्यूब में जाना है तो इंटू 1000 करना है, और यदि केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आना है तो इसको आपको डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इसको डिटेल्ड वे में पिछले टॉपिक में हम लोग बताए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये नोट कर लिया सब लोग, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिए, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया है द डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन, द डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज 840 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर, दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलिए सॉल्व करिए तो इसको। तो देखो डेंसिटी दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो एकदम सिंपल वाला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में कौन है सब्सटेंस इस बार, टर्पेंटाइन ऑयल होता है, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल जो पेंट उंट के टाइम में यूज होता है, या ना टारपिन का तेल जो है वही टर्पेंटाइन ऑयल है, ठीक है। टर्पेंटाइन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है, डेंसिटी दिया टर्पेंटाइन का 840 kg पर मीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये 0 0 कैंसल, तो 84 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.84। तो रिलेटिव डेंसिटी जो आ रहा है वो क्या आया, टर्पेंटाइन का रिलेटिव डेंसिटी आया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज इक्वल टू 0.84। 0.84 का मतलब क्या होगा, लेस देन 1 है, लेस देन 1, इसका मतलब ये क्या करेगा, फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी पे तैरेगा। और 1 से यदि ज्यादा होता रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 होता तो वो सिंक कर जाता, लेस देन वाटर है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद और एक थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, इसको जल्दी से नोट करो। ये हो गया, ये नोट कर लिया आप, चलिए बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन को आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है 500 ग्राम, नहीं मास है, मास दिया हुआ है 500 ग्राम, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 350। वॉल्यूम कितना दिया है, 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक। ये किसके बारे में दिया है, ये दिया हुआ है किस चीज के बारे में, ये सॉलिड के बारे में दिया, ठीक है, ये सॉलिड के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कहा है
तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कितना है, मास है 500 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड कर लो आप, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, तो 0 0 खत्म, ये हो गया 10, ये हो गया 7, तो ये आएगा 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर लें हम लोग, 10 को 7 से चलो डिवाइड करो, 7 3 1.4 28 लगभग 1.4, ठीक है, तो ये आया 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये आ गया, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड निकल गया। अब कहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड, मतलब कितना मास जो है, जैसे कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इस सॉलिड को पानी में डाल दिया गया, तो इस सॉलिड को पानी में डालने पे कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, यही पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, चलो बताओ, सेकंड पार्ट बताओ जल्दी फट से, तो कि कैसे निकालेंगे सेकंड पार्ट। चलो यहां निकालते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट निकालने के लिए लिखा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड। तो देखो ऐसे फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपको ये पता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट 350 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो इस ऑब्जेक्ट को जो पानी में डालेंगे हम, तो कितना पानी बाहर निकलेगा, जैसे कि ये वाला क्लॉक है, ये क्लॉक का जितना वॉल्यूम होगा, इसको जो पानी में डाल देंगे तो ये अपने वॉल्यूम के ही बराबर क्या होगा, पानी को बाहर कर देगा। अरे जैसे हम मान लो पानी में डुबकी लगा दिया, तो हमारा जितना वॉल्यूम होगा हम उतना ही ना पानी को बाहर करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पता है ना आपको। वाटर का डेंसिटी होता है सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एसआई यूनिट में होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। मास ऑफ वाटर हमको नहीं दिया है, मास ऑफ वाटर नहीं दिया है। अब यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो सेम किसके होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो सेम एज ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका इससे इंटू कर दो, तो 350 ग्राम क्या निकल के आएगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। कितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, तो वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है जल्दी बताओ, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, वाटर डिस्प्लेस्ड 350 ग्राम, ठीक है। ये क्लियर हो गया, दो पार्ट तो हो गया। देखो अब 2 पार्ट तो हो गया, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कहा है ये ध्यान दो। तो थर्ड पार्ट में कहा है कि व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड निकालो जल्दी से। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड निकालेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, यही ना करते हैं, समझ रहे हो ना। सेकंड पार्ट, जितना यदि कोई चीज का जितना वॉल्यूम रहेगा उसको जो पानी में डुबा देंगे तो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ही बराबर पानी को बाहर करेगा वो। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम वाटर का था वो किसके बराबर का लेंगे, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो 350 दिया था, निकाल दिया हम लोग, आ गया मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब थर्ड पार्ट में कहा था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितना आया है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आया है 10/7। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितना है 10/7, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1। पता है ना, क्लियर है कि भूल गए हो सब। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितना होता है 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये खत्म, 1 से इंटू करेंगे तो 10/7 इज इक्वल टू 1.4 आया। तो रिलेटिव डेंसिटी का तो कोई यूनिट होता नहीं है। और फोर्थ पार्ट में पूछा है कि विल इट सिंक और फ्लोट इन वाटर, विल इट सिंक और फ्लोट इन वाटर, तो क्योंकि इसका रिलेटिव डेंसिटी आ रहा है 1.4, तो मोर देन 1 है, मोर देन 1, तो 1 से ज्यादा होता है रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या करेगा ये सिंक कर जाएगा, सिंक इन वाटर। कहां सिंक करेगा, वाटर में, सिंक इन वाटर, ये पानी में डूब जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का खत्म, समाप्ति हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितने इजी क्वेश्चन है, और थोड़ा टिपिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, इसको जल्दी से नोट करिए आप।
हो गया ये। अब इसके बाद एक इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में कंफर्म है कि आना ही आना है। जिसको एग्जाम में जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म है, 100% गारंटेड है कि ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो देखो पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन, इसको भी बताया जाए हम लोग। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और वेरी पावर 100 है, वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट है, वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोट करेंगे इसको आप। लिखा हुआ है स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप। मतलब कि ये एक जगह है, इस जगह से क्या कर रहा है, ये टॉप पोजीशन से एक पत्थर को क्या किया कि फेंक दिया। एक पत्थर को टॉप वाले पोजीशन से, मतलब एक पत्थर को यहां से ये स्टोन को फेंका गया नीचे की तरफ, ठीक। और ये इसका हाइट कितना दिया, इसका हाइट दिया है 100 मीटर। ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल, और ये दिया हुआ है टॉप लेवल। टॉप लेवल से एक पत्थर को फेंक दिया गया नीचे की तरफ और इसका हाइट दिया हुआ है टॉप से ग्राउंड का 100 मीटर। और एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। और उसी समय सेम टाइम में लिखा हुआ है, सेम टाइम में एक पत्थर को ऊपर फेंका गया, ठीक। एक पत्थर को, दूसरे एक स्टोन को वो फेंका जा रहा है अपवर्ड और पहले वाले पत्थर को फेंका गया डाउनवर्ड, ठीक। इस पत्थर को फेंका गया डाउनवर्ड और एक पत्थर को फेंका गया अपवर्ड, ठीक। क्या लिखा है, विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। मतलब इस पत्थर को जो ऊपर की तरफ फेंका गया है इसका वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका यू होगा, ये आप इसको नोट कर लेंगे। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि किसी भी जब पत्थर को, जब देखो क्या लिखा है, वर्टिकली अपवर्ड विद द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। जब पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो याद है ना V0 होता था। किसी भी चीज को जब ऊपर फेंकते थे तो V0 होता था। जब V0 हो गया तो इसका मतलब ये U का वैल्यू है। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान रखना। जब किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे ना, ऊपर अपवर्ड, तो V0 होता था और ये जो वैल्यू हो गया तब U का होगा। चलो इतना हो गया। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, ठीक। अब इस कंडीशन को सॉल्व कैसे किया जाए ये देखना है हम लोग को, सॉल्व कैसे करना है। तो चलो सॉल्व करने के लिए इसको क्वेश्चन को यहां ले आओ। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। दो पार्ट है इसमें, दो पार्ट क्या है कि फर्स्ट पार्ट जो पत्थर नीचे आ रहा था डाउनवर्ड वाले में, जो पत्थर डाउनवर्ड से नीचे आ रहा था, इस कंडीशन में आप इसको लो तो क्या होगा बताओ तो। डाउनवर्ड वाले कंडीशन में यदि सॉल्व करेंगे तो हाइट निकालो ना, हाइट h इज इक्वल टू इसको, इसका जो हाइट निकालो, मान लो h1 ले लो। h1 इज इक्वल टू क्या करेंगे h1, तो h का फॉर्मूला लगाओ, h का फॉर्मूला लगाओ, h का जल्दी से v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2h। और क्या क्या होता है, h इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, क्लियर है, हाफ gt स्क्वायर। अच्छा यहां ध्यान देना कि जब कोई चीज नीचे गिरता है, याद है ना, जब कोई चीज नीचे गिरता है तो u0 होता था, याद रखना। जब कोई चीज ऊपर जा रहा था तो v0, जब कोई चीज नीचे आएगा डाउनवर्ड होगा तो u0 होता। तो h1 इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू g का वैल्यू नहीं दिया है तो g का वैल्यू को आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया 5। तो h1 इज इक्वल टू 0 प्लस 5t स्क्वायर, तो h1 इज इक्वल टू हो गया 5t स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। चलो अब क्या है, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, तो सेकंड पार्ट में एक पत्थर को ऊपर फेंक रहा, अब क्या है अपवर्ड जा रहा। अब जब अपवर्ड जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर यदि जाएगा तो h1 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में g का वैल्यू माइनस होता है, याद है ना। ऊपर जाने में देखो यहाँ पर g का वैल्यू प्लस और अपवर्ड जा रहा है तो g का वैल्यू माइनस, ठीक। तो u का वैल्यू कितना दिया, ऊपर जाने के टाइम में u का वैल्यू 25 दिया हुआ है, 25 इंटू टी प्लस हाफ इंटू g का वैल्यू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, क्लियर। ऊपर जा रहा है g का वैल्यू माइनस, नीचे आ रहा है g का वैल्यू प्लस, ठीक। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5। तो h1 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर हो गया। तो ये आया सेकंड कंडीशन। अब क्या करें, तो अब क्या करना क्या है, इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। क्वेश्चन का काम हो गया खत्म, क्वेश्चन का काम हो गया खत्म।
अब यदि तुम देखोगे तो ये आया H1 और सॉरी ये आया H2 और ये आया H1, ये H2 हो गया, ठीक, ये हो गया H2 और ये हो गया H1, ये H1 और H2। अब दोनों H1 H2 को यदि लेंगे तो क्या आएगा बताओ तो, क्योंकि यदि पत्थर ऊपर जा रहा था और पत्थर नीचे आ रहा था और टोटल मिलाकर कितना था, टोटल मिलाकर कितना था 100 मीटर। इसका मतलब क्या है कि H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 100 मीटर आना चाहिए। ये डिस्टेंस ये ऊपर से नीचे आ रहा, नीचे से ऊपर जा रहा, दोनों मिलाकर 100 मीटर था। तो H1 का वैल्यू आया 5t², H2 का वैल्यू आ रहा ये 25t माइनस 5t² इज इक्वल टू 100। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, क्या खत्म, ये खत्म, 25t इज इक्वल टू 100 हो गया, तो t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 25, तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 4 सेकंड। इतना आप समझ गए, तो इतना नोट करिए। अब क्या लिखा है कि दोनों पत्थर कहां मिलेगा, वेयर लिखा था ना, और व्हेन, दोनों पत्थर पूछा था कि व्हेन और वेयर कहां मिलेगा, यही ना, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू स्टोन्स मीट आफ्टर 4 सेकंड्स ऑफ फ्लाइट, आफ्टर 4 सेकंड्स ऑफ फ्लाइट, मतलब कि ऊपर और नीचे से छोड़ने के 4 सेकंड बाद दोनों पत्थर मिला था। दोनों पत्थर, जब ऊपर से एक पत्थर को फेंका गया था और एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका गया था, एक पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा था, एक पत्थर नीचे से ऊपर आ रहा था, तो दोनों पत्थर आपस में 4 सेकंड बाद मिला है। ये तो हो गया व्हेन मतलब टाइम पूछा था, चलो 4 सेकंड बाद। अब पूछा था वेयर मतलब डिस्टेंस, वेयर मतलब है कि कितना दूरी पे मिला, डिस्टेंस। तो क्या करेंगे जल्दी बताओ दो, जल्दी बताओ क्या करेंगे, डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तुम ये 4 का वैल्यू या तो यहां बैठा दो या तो यहां बैठा दो, दोनों जगह बैठा सकते हो कहीं भी। H1 का वैल्यू यहां बैठाएंगे तो 5t² 5 और 4 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 16 80 मीटर। इसको क्या लिखेंगे, 80 मीटर कहां, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, 80 मीटर फ्रॉम अपवर्ड, 80 मीटर फ्रॉम अपवर्ड, मतलब दोनों पत्थर आपस में कहां मिला, 80 मीटर फ्रॉम अपवर्ड, 80 मीटर फ्रॉम अपवर्ड। और यदि इसमें निकालेंगे तो H2 का वैल्यू पे बैठाओगे तो 25t माइनस 5t², मतलब 25 इंटू 4 और माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 5 इंटू 16, तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 कितना आएगा 20। तो ऐसे भी निकल सकता था, क्योंकि ये 80 था तो 100 से माइनस कर लेते हैं 80, मतलब ये आएगा 20 मीटर। तो क्या लिखेंगे, 20 मीटर फ्रॉम डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। तो दोनों पत्थर क्या है, ऊपर से 80 मीटर पे दूरी पे मिला और नीचे से यदि जाएंगे तो 20 मीटर पे मिला। और यहां पर जो है वो स्टोन्स जो है टू स्टोन्स मीट, इस जगह पे दोनों पत्थर आपस में मिल गया, ठीक है, ऊपर से 80 मीटर और नीचे से 20 मीटर पे। तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आपका चेक कर लेगा कि नीचे गिर रहा है U0, नीचे गिर रहा है G+, ऊपर जा रहा है G-, ऊपर जा रहा है तो V0। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है, और ये क्वेश्चन आपको हम बार बार कह रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे देखिए आप। ये हो गया आपका, चलिए वेरी गुड। अब इसमें एक चीज अब देखो, अब ये चीज भी कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बीच का डिफरेंस, ठीक है, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी का ना कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है। और ये बहुत इजी चीज है, आप इसको थोड़ा समझ ही लो, बहुत इजी चीज है ये, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। तो डिफरेंस कभी कभी थोड़ा बहुत पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी देखो क्या है कि इट इज अ comparison of density of any substance. It is the comparison of density of any substance with the density of water.
मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो ये एक तरह से कंपैरिजन है। कंपैरिजन का मतलब होता है ये एक रेशियो है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर कराते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि वो कितने टाइम्स हेवियर है और कितने टाइम्स भारी है। पहला। दूसरा, इट शोज द हेवीनेस और lighterness of the object. It shows the lighterness of the object. It shows the heaviness or lighterness, ठीक है, it shows the heaviness or lighterness of the object with respect to water. with respect to water, मतलब किसी भी चीज को देखेंगे तो ये सिर्फ बताता है कि कोई भी चीज कितना वाटर से भारी है और कितना वाटर से हल्का होता है। तीसरा चीज, इट हैज नो यूनिट, इसका यूनिट होता ही नहीं है क्योंकि ये एक रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट ही नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी मास पर ऑक्युपाइड वॉल्यूम है। डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, ये था। डेंसिटी क्या बताता है? डेंसिटी शोज द क्लोजनेस, डेंसिटी शोज द क्लोजनेस ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्लोजनेस ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है वो कितना क्लोज है और कितना दूर है, ठीक है। यदि दूर, जैसे कि मान लो कोई एटम बहुत ऐसे दूर है और यहाँ पर कोई एटम बहुत क्लोज है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा? इसका डेंसिटी क्या है? हाई है। इसका डेंसिटी क्या होगा? तो इस कंडीशन में डेंसिटी क्या होगा? लो होगा, क्योंकि यहाँ बहुत दूर पे मॉलिक्यूल्स है। तीसरा जो चीज है तो क्या लिखेंगे? इट हैज यूनिट, इसका यूनिट होता है इट हैज यूनिट, जिसमें कि SI यूनिट होता है जिसको MKS भी बोलते हैं, MKS या SI, इसका यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। और दूसरा चीज CGS यूनिट यदि देखेंगे, इसका हम लोग CGS यूनिट होता है, तो CGS यूनिट इसका होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो चीजें थी छोटी मोटी डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में, तो इसको आपको नोट करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर तुम चाहो तो रिलेटिव डेंसिटी का भी फॉर्मूला लिख दो, जिसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें एक पॉइंट चाहो तो और लिख लो, यहां पर लिख दें हम लोग एक पॉइंट और थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि डेंसिटी जो है वो किस पे देखा जाए। डेंसिटी इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी दिया हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब ये बताया है कि डेंसिटी ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा है। दूसरा बताया है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो ये आप चीजों को समझ लीजिए, और ये वेरी 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 पावर इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में डिफरेंस यदि पूछता है तो आप इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए इतना हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं केपलर्स लॉ। क्या कहते हैं? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसमें क्या बताया था केपलर और क्या है, ये सारी चीजों को जानते हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जानने के पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जोहान्स, इनका नाम था जोहान्स केपलर, जो लगभग अराउंड 16th सेंचुरी में, अराउंड 16th सेंचुरी, ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। 16th सेंचुरी, अराउंड 16th सेंचुरी में जोहान्स केपलर जो है वो एक बहुत बड़े क्या थे ना, अराउंड 16th सेंचुरी ही वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, मतलब
खगोलीय शास्त्री जिसको कहते हैं, जिसको मतलब जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स और मून अर्थ के बारे में, जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, स्टडी अबाउट यूनिवर्स, ठीक, स्टडी अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, उस तरह के पर्सन्स को हम लोग एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। तो ये जो है बहुत बड़े एक एस्ट्रोनॉमर थे 16वीं सेंचुरी में, जोहान्स केपलर। तो इन्होंने क्या बताया कि ये एक हम लोगों को ना ये लॉ दिए, जिस लॉ के तहत में ये बताए थे कि कोई भी जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ किस तरह के मोशन में घूमता है। इसको नोट करिए पहले आप, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि ही गेव द लॉज which governs the motion of the planets around the sun। तो इसी लॉ को हम लोग जो कहते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इन्होंने जो लॉ दिया, ये 3 लॉ दिए, 3 लॉज। तो पहला लॉ जो था उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा जो था लॉ, इसको ये फर्स्ट लॉ, ये क्या था, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ जो दिए लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है, ये हो गया सेकंड लॉ। फिर तीसरा लॉ इन्होंने दिया, उसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये हो गया इनका थर्ड लॉ। तो इस तरह से जो है कैपलर्स ने 1600 सेंचुरी में ही वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, स्टडी ये इनके बारे मतलब ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार्स कर रहे थे। और इन्होंने एक लॉ दिया जिसके तहत ये पता चला कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ जो घूम रहा है उसका मोशंस कैसा है, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने 3 लॉ दिया। ये सर आइजक न्यूटन के पहले भी थे, और पहला लॉ जो था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ एरियाज, जिसको सेकंड लॉ, और लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जिसको थर्ड लॉ बोलते हैं। इतना नोट करिए। अब इन तीनों लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये तीनों लॉ एक्चुअल में था क्या। इसको नोट करिए आप, ये नोट हो गया आपका। चलिए तो फर्स्ट लॉ जान ले हम लोग, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ देखो क्या था, केपलर का जो फर्स्ट लॉ था वो था, कैपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था वो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक। इसमें इन्होंने क्या बताया कि द प्लैनेट्स मूव्स इन एन एलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट। एलिप्टिकल क्या होता है, देखो एलिप्टिकल क्या होता है, जैसे ये होता है सर्कल, ये है सर्कल। एलिप्टिकल्स आपको देखो हम बता देते हैं, शेप कहां गया, हाँ ये। तो हम लोग एलिप्टिकल देखेंगे तो ये चीज जो होगा ऐसे करके, ये जो कहता है इसको एलिप्टिकल कहते हैं, ये चीज हो गया एलिप्टिकल। और यदि सर्कल के बारे में कहा जाएगा तो ये होता था सर्कल, ये होता है सर्कुलर पाथ। इस पाथ को क्या कहेंगे, सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये पाथ जो होगा, ये पाथ कहलाता था सर्कुलर पाथ, और ये पाथ कहलाता था एलिप्टिकल पाथ, ठीक, एलिप्टिकल पाथ। इस तरह के पाथ को कहते थे एलिप्टिकल पाथ। तो इन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लैनेट, देखो क्या लिखा था, प्लैनेट्स मूव सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द एलिप्टिकल पाथ। तो सन इस तरह से नहीं घूमता है, सन जो है वो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ऐसे थोड़ी ना घूमता है। जैसे ये मान लो सन हो गया, सन, और ये जैसे मान लो हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो ये जो अर्थ है या कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है, ये गलत थ्योरी है। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी ये गलत थ्योरी था, ठीक है, तो इसको हटा दो आप। अब केपलर ने क्या बताया कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता जो है वो एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, मतलब अंडाकार में इस तरह से घूमता है, नॉट सर्कुलर तो घूमता ही नहीं, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। अब इसमें जो लिखा है कि द सन इज एट वन ऑफ द फोकी, तो सन इज एट वन ऑफ द फोकी का मतलब क्या होता है, आप ये जान लो कि फोकी का एक होता है फोकस, ठीक है, फोकस एंड फोकी।
तो एक सिंगुलर एक प्लूरल है। अब यहां पर क्या लिखा है, वन ऑफ द फोकी का मतलब ये जो होता है ये सिंगुलर होता है। फोकस जो है वो सिंगुलर वर्ड है और फोकी जो है ये है प्लूरल। याद रखना, सिंगुलर होता है फोकस और प्लूरल होता है इसका फोकी। तो इन्होंने क्या बताया कि जो सन है वो इसका दो फोकस होता है। देखो एक यहां होता है, एक यहां होता है, समझिए इसको। अच्छा फोकी क्या होता है ये आपको थोड़ा हायर क्लासेस में आप समझ में आएगा। ये आप समझ लो जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, सर्कल का जो सेंटर होता है तो वही है ये जो सर्कल का सेंटर है ना, सर्कल के लिए सेंटर होता है, एलिप्टिकल पाथ के लिए होता है फोकी। एक फोकी मान लो यहां है F1 और दूसरा फोकी मान लो F2, ठीक है। इसके बारे में आपको बड़े क्लासेस में अभी आगे पढ़ना है, अभी आप खाली थ्योरी समझ लो। तो इसमें क्या दिया है कि जो प्लैनेट्स है, अब ये जो प्लैनेट्स लिखा है कि क्या हुआ भाई, अब क्या हो गया इसको, तो इन्होंने क्या बताया कि जो सन है वो एक फोकी पे होगा, एक फिक्स फोकी पे सन होगा। मान लो यहां पर सन है, ये हो गया सन, ठीक, ये हो गया सन। अब प्लैनेट जो है क्या है, जैसे ये हो गया मान लो प्लैनेट अर्थ, ये हो गया प्लैनेट अर्थ, ठीक, ये हो गया अर्थ। तो अर्थ जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है कि एक एलिप्टिकल पाथ में, मतलब इस तरह के पाथ में क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे पाथ में। मान लो सन यहां आ गया, मान लो कि सन यहां आ गया, मान लो सन यहां आ गया, सन यदि यहां आ गया तो इसको मान लो कि अर्थ जो होगा मतलब उड़ के क्या मतलब अर्थ जो है घूमते घूमते एलिप्टिकल पाथ में यहां आ जाएगा, समझिए। जब सन यहां पर था, सन कहां पर था, सन था F1 पे, तो अर्थ था यहां, ठीक। और जब सन आ गया F2 पे तो अर्थ यहां आ गया। F2 के लिए ये है, F2 के लिए ये पोजीशन, F2 के लिए ये पोजीशन आ गया और F1 के लिए अर्थ का ये पोजीशन आ गया, समझिए। तो ये चीजें जो है उन्होंने बताया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को समझना है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, समझ गए आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक। तो इन्होंने यही कहा था कि एलिप्टिकल पाथ में जो है ये ऐसे करके घूम रहा है, ठीक। मतलब सन एलिप्टिकल पाथ में, सन अपने फोकी पे फिक्स है और प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। एलिप्टिकल पाथ ही अंडाकार पाथ में, इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है प्लैनेट्स, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ठीक है। यदि F1 फोकी है तो अर्थ यहां है, मान लो सन यहां आ गया, F2 पे आ गया तो ये अर्थ जो है हो सकता है यहां आ जाए, यहां आ जाए, ठीक। तो ये चीजें था। अब दूसरा लॉ बताया था इन्होंने, जो जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया पढ़ी, क्या लिखा है लॉ ऑफ एरिया में, इन्होंने बताया कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि फिर एक एलिप्टिकल पाथ बना लेते हैं। मान लीजिए एलिप्टिकल पाथ बना लिए, एलिप्टिकल पाथ बना लिए, तो यहां पर यदि मान लो दिया हुआ है सन है, यहां पर सन है, अब यहां पर ये प्लैनेट आ गया और ये मान लो एक बार लोकेशन यहां पर आ गया, प्लैनेट है ये, ठीक है। ये जो है ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट घूमते 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 मान लो यहां आ गया, ठीक। ये प्लैनेट का पोजीशन आ गया P1 और ये हो गया P2। तो यहां पर जो एरिया आएगा, समझिए, इतना जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये एरिया मतलब P1 से P2 पे पोजीशन पे जब प्लैनेट आएगा उसका जो एरिया आएगा, और यहां पर यदि मान लो इसका पोजीशन आ रहा है, ये पोजीशन आ रहा है ये प्लैनेट का P3 और ये घूमते घूमते आ गया मान लो यहां पर P4, तो यहां का और यहां का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। मतलब यहां से यहां यदि इसको आने में मान लो, समझ गया, P से P3 क्या बता रहे थे, इसका मतलब ये बताया है कि यदि इसको मान लो, चलो भाई इसको हटाओ पहले तो, ठीक। ये मान लो दिया हुआ है P3 से P4 आने में उसको मान लो इसको टाइम लगा 2 इयर्स, ठीक, मान लो, ठीक, मान लो लगा। अब P1 से P2 आने में भी इसको टाइम यदि 2 ईयर लगा, 2 ईयर हम मान लो ना, 2 ईयर 6 मंथ जो भी मान लो, 2 ईयर लगा, तो ये एरिया
और ये एरिया, ये दोनों एरिया क्या होगा, ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, एरिया आर सेम। यही था केपलर्स का सेकंड लॉ, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एरियाज। मतलब कि यदि कोई भी प्लैनेट P1 पोजीशन से P2 पे आया और सन के हिसाब से, ठीक है, फिर दूसरा वही प्लैनेट P3 के हिसाब P3 से P4 पे आया, तो दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा ना सन से इसका जो एरिया बनेगा, यदि इक्वल टाइम लगा, यहां से यहां इक्वल टाइम 2 ईयर और यहां से यहां इक्वल टाइम लगा मान लो 2 ईयर, तो दोनों कंडीशन का जो एरिया होगा वो एरिया होगा सेम, इसलिए कहते हैं इसको लॉ ऑफ एरियाज। तो इसको नोट करिए। थर्ड वाला देखिए, हो गया, समझ गया ना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ लेना कि यदि P1 से P2 का जो टाइम लग रहा है उतने दूर में जो एरिया सन से बनेगा, P3 से P4 में जितना एरिया बनेगा सेम टाइम में, 2 साल तो 2 साल, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मतलब P3 सन क्या बताएं, P3 सन से P4, ये फिर कहा है कि P1 सन से P2, तो ये कंडीशन में जो एरिया होगा, एरिया इक्वल होगा, एरिया इज इक्वल इफ टाइम इज सेम, यदि टाइम सेम होगा तो एरिया भी इक्वल होगा। इन्होंने यही बताया था सेकंड लॉ में, जिसको कहते थे लॉ ऑफ एरियाज। चलिए इतना हो गया। अब आप देखो केपलर्स का थर्ड लॉ। केपलर्स का थर्ड लॉ क्या बताया कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। मतलब समझ गया, मतलब ये बताया कि सन से जो दूरी होगा, सन से दूरी, मतलब देखो ये बताया कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब आर मतलब द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। आर क्या है, आर जो है वो सन से प्लैनेट का डिस्टेंस, सन से प्लैनेट का डिस्टेंस, वो उसका जो क्यूब होगा, उसका क्या होगा, क्यूब, उस वैल्यू का क्यूब करेंगे तो वो जो है वो इक्वल किसके होगा, टाइम पीरियड ऑफ द, ठीक है, सन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस होगा उसका क्यूब करेंगे तो उसको जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन इस तरह से मूव करने में, उसका स्क्वायर होगा। मतलब आप डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, डिस्टेंस का जो है वो क्या कर दो, क्यूब, सॉरी डिस्टेंस का क्यूब, स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस का क्या कर दो, क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब कर दो तो वो जो टाइम के क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। ठीक है, टाइम के स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस का क्यूब टाइम के स्क्वायर होता है। यही था केपलर्स थर्ड लॉ। डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट, सन टू प्लैनेट, एंड टाइम किसका, जो टाइम प्लैनेट को सन के एलिप्टिकल पाथ घूमने में टाइम लगेगा वो टाइम, और ये सन से प्लैनेट का मीन डिस्टेंस, ठीक है, मतलब सारा डिस्टेंस का एवरेज। ठीक, तो ये जो था केपलर्स का थर्ड लॉ था, जिसको कहते थे लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो आज आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर आपका आज जो होगा, अब यहाँ पर ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग का द एंड हो गया। तो ग्रेविटेशन चैप्टर आज फाइनली हम लोगों का द एंड हो गया, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। टॉपिक नंबर हम लोगों ने 1 से लेके टॉपिक नंबर 8 तक बनाया, और बहुत सारी चीजों का हम लोगों को नॉलेज भी हुआ। तो इसी तरह से आप हमारे सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स को देखते रहिए। अपने 9 में भी है, 10 में भी हम लोग का वीडियोस है, और चैनल यदि अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब भी करिए। तो आप आगे जो है अब हम लोग दूसरा एक चैप्टर साइंस का पढ़ेंगे, तब तक आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसको अपडेट कर लीजिए और ये सारी चीजों को समझ लीजिए। थैंक यू।